गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइन, और ये प्रीवियस क्लास के अंदर अपन कुछ डिस्कशन किया था, जिसके अंदर पढ़े थे वाइटल साइन की डेफिनेशन, उसके बाद में वाइटल साइन के पर्पस पढ़े थे, और लास्ट में पढ़े थे अपने नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे। और उसके बाद में वाइटल साइन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात किया था। जैसे वाइटल साइन के अंदर TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन, इनके बारे में बात किया था। यहाँ तक अपन पढ़े थे। आज अपन एक एक को वाइटल साइन को लेंगे और उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। जैसे ये टेम्परेचर है, ये पल्स है, ये रेस्पिरेशन है, ये ब्लड प्रेशर है। तो इसके बारे में एक एक सेपरेट वीडियो आएगा और उस वीडियो के अंदर समझेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो आज का जो अपन का टॉपिक है वो है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि वाइटल साइन क्या होता है। वॉइस कम आ रही होगी, हटा देते हैं। लीजिए, वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन इज द बेसिक कंपोनेंट, जिसके अंदर पेशेंट के फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, जिसे में बॉडी के जो फंक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं, तो उसको जांचने के लिए, उनका आंकलन करने के लिए पेशेंट का क्या लेते हैं, वाइटल साइन लिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में आया, तो हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले डॉक्टर या नर्स एक उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसका वाइटल साइन लेगा, और उस वाइटल साइन लेने के बाद में तो फाइंड आउट करेंगे कि उस पेशेंट को क्या दिक्कत है या क्या करना है। ठीक है, तो वाइटल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करने के लिए। वाइटल साइन के द्वारा ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को ये दिक्कत है या ये इस प्रकार का उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यदि प्रैक्टिकल के व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाइटल साइन की अपन डेफिनेशन की बात की थी, उसके बाद में पर्पस बात किए थे कि वाइटल साइन क्या क्या पर्पस है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो वो फर्स्ट वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, वाइटल साइन का फर्स्ट वीडियो, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं आज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, वाइटल साइन के अंदर आपने देखा होगा तो वाइटल साइन कितने थे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसको बोलते हैं SpO2 एंड पेन, है ना। पेन इज कंसिडर्ड इज द फिफ्थ वाइटल साइन, FIFTS, फिफ्थ वाइटल साइन। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। पेन को भी वाइटल साइन के अंदर काउंट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अपन एक एक को लेकर लेते हैं। आज अपने सबसे पहले वाइटल साइन लेंगे, जिसके अंदर टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा शरीर का तापक्रम, है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शरीर का तापक्रम। देखिएगा, टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तापक्रम, और बॉडी का मतलब क्या हुआ, शरीर। तो शरीर का तापक्रम हिंदी में हेडिंग डालिएगा। अब देखते हैं, एक इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज द टेम्परेचर, तापमान क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, इट मे बी डिफाइंड, लिखिएगा, इट मे बी डिफाइंड as the degree of heat maintained by the body। एक तो डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन की बात करें
या इट इज द बैलेंस, it is the balance between the heat production and the heat loss in the बॉडी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिएगा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी शरीर का जो तापमान, जो अपने बॉडी के अंदर जो तापमान है वो क्या है, बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए डेफिनेशन की बात करें, इट में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। तो बॉडी के अंदर डिग्री ऑफ हीट मतलब हीट कितना डिग्री है उसको जो मेंटेन करती है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखाया था एक डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री ऑफ सेल्सियस। तो डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट या डिग्री ऑफ सेल्सियस है, इसको मेंटेन करना बॉडी के द्वारा क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज द बैलेंस बिटवीन द, देखिएगा इट इज द बैलेंस, ये किसके बीच का एक बैलेंस है, इट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन का मतलब होता है हीट का उत्पादन होना, हीट का जो उत्पादन हो रहा है उसके एंड हीट का लॉस हो रहा है, इसके बीच का जो बैलेंस होता है क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, इट इज द बैलेंस, it is the balance between the heat production and heat loss in the body known as the body temperature। एक सामान्य भाषा के अंदर बात करें कि बॉडी के अंदर हीट जो उत्पन्न हो रही है उत्पन्न हो रही है, तो जैसे उत्पन्न होगी तो उसका लॉस भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जैसे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से हीट का लॉस भी हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है, ऐसा नहीं कि हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया हीट का लॉस कम हो गया तो इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी के अंदर फीवर की कंडीशन होगी, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, या हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है और हीट का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि बैलेंस बिटवीन द हीट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बीच में और हीट का लॉस हो रहा है, इसके बीच का बैलेंस होता है, क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। यदि मैं तीसरी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन आर नोन एज द थर्मोजेनेसिस मतलब हीट का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, उत्पादन करना, उत्पादन होना, और थर्मो रिलेटेड टू हीट, तो थर्मोजेनेसिस और हीट लॉस को बोलते हैं थर्मोलाइसिस। अब देखिएगा अब ये तीसरी डेफिनेशन है, इट इज द बैलेंस बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, है ना। इट इज द बैलेंस बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस नॉन एज द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बारे में आप जान गए। अब देखिएगा कैसे भी कर सकते हो, हीट का प्रोडक्शन मतलब थर्मोजेनेसिस, हीट का लॉस थर्मोलाइसिस, और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हीट का जो रेगुलेशन होता है वो कहाँ से होता है, हीट का जो रेगुलेशन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से, हीट रेगुलेटरी सेंटर। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, हीट का रेगुलेट होता है। ठीक है, अब देखिएगा टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसके अंदर आपने देखा होगा एक कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, और दूसरा होता है वो होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अब देखिएगा टेम्परेचर की बात करें तो एक तो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब इसके अंदर डीप टिश्यू टेम्परेचर लिया जाता है, इसके अंदर क्या करेंगे, डीप टिश्यू टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे, डीप टिश्यू टेम्परेचर, डीप टिश्यू टेम्परेचर बोलेंगे। या वो टेम्परेचर जो कैविटी से लिया जाता है, कैविटी से लिया जाता है, कैविटी से लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो वो टेम्परेचर जो कैविटी से लिया जाता है उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर। और कोर टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि इसके जैसे पेल्विक कैविटी, टिम्पेनिक, टिम्पेनिक, टिम्पेनिक कैविटी, ये टिम्पेनिक कैविटी कहाँ होती है, ये होती है ईयर के अंदर कैविटी, टिम्पेनिक कैविटी। तो कैविटी के अंदर जो लिया जाता है उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद में कोर टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना, कोर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा है सरफेस बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सरफेसली होता है, सरफेस ऑफ द स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन। जैसे एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं अपन, एक्सिलरी, एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं वो सरफेस टेम्परेचर होता है। और कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो डीप टिश्यू टेम्परेचर होता है, जैसे कोई भी कैविटी है वहाँ से ले रहे हैं। जैसे काफ़ी हद तक रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर वो क्या है, वो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। रेक्टल टेम्परेचर इज नोन एज द कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज द दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और दूसरा होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो डीप टिश्यू से लिया जाता है, बॉडी के कैविटी से लिया जाता है, जैसे कि रेक्टम वाले पार्ट से, एंट्रिक पार्ट से लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो है सरफेस एरिया से लिया जाता है, सरफेस एरिया मतलब स्किन की सरफेस से, जैसे एक्सिलर रूट से यहाँ से लेते हैं, तो ये क्या है कि स्किन है और इस स्किन से लेते हैं, सरफेस वाले स्किन के वहाँ जगह से लेते हैं। ये जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, और इसके अंदर क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है अपन लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके ये आएगा कि नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो क्या होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोर बॉडी टेम्परेचर है। और सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो एक्सिलस लेते हैं, स्किन एंड स्किन की जो सरफेस एरिया होता है वहां से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, थोड़ा बाहर से वॉइस भी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे काम वाम भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा। वीडियो की क्वालिटी के लिए मैंने आपको बोला था कि जब स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपका ये मोबाइल है,
इस मोबाइल के ऊपर साइड में 3 डॉट जो लगा हुआ होता है वीडियो के ऊपर, इसको क्लिक करते हैं और वीडियो की क्वालिटी आपको 480 तक करना पड़ेगा, तब आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर से जो वीडियो आते हैं क्रैश कोर्स क्लास का, तो वो आपको अच्छी से क्लियरिटी से साथ में दिखाई देगा। और रही बात, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे पढ़ाने का, बट टाइम का अभाव होने के कारण तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिएगा, बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के अंदर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हेडिंग डालिएगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन कैसे होता है, तो रेगुलेटरी सेंटर मैंने आपको बताया था, वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हीट है, हीट या टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब चलाना है ना, कितना हीट लॉस करना है, कितना हीट का प्रोडक्शन करना है, तो इसका बैलेंस बनाए रखना है। ये कौन करता है, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा रेगुलेट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है, अपन जानते हैं हीट का जो रेगुलेशन होता है, तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस होता है, तो हीट का बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हीट का लॉस होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन 1 बन गया। दूसरा है थर्मोजेनेसिस की बात करें कि थर्मोजेनेसिस का मतलब हुआ कि हीट का प्रोडक्शन। तो हीट का प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, फैट का मेटाबॉलिज्म, सॉरी फूड का मेटाबॉलिज्म। फूड का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म है ना। तो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है या डाइजेस्ट होता है, और जिसकी वजह से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, और एटीपी का फॉर्मेशन होने से क्या होगा, रिलीज द एनर्जी है ना, जिसके क्या मिले, रिलीज क्या होगी, एनर्जी होगी, हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा और हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो फूड का ऑक्सीडेशन के अंदर बात करें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, उसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन कितना होता है, उसके बारे में बात करें तो 1 ग्राम फैट है, उसके द्वारा हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो 9 किलो कैलोरी हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा 1 ग्राम फैट की वजह से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट CHO, इसको CHO को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से तो कितना हीट का प्रोडक्शन होगा, 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन लेने से, 1 ग्राम प्रोटीन लेने से कितना कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होगा, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये क्या था, हीट का प्रोडक्शन में फूड का ऑक्सीडेशन के द्वारा हीट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो बेसिक बातें हैं वो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1 ग्राम फैट लेने से कितना किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है, तो 9 किलो कैलोरी। दूसरा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन्स के द्वारा हीट का कितना प्रोडक्शन होता है, तो 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से हीट का प्रोडक्शन या एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है, फैट के द्वारा मिलती है। इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
एक तो हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा हीट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, थर्मोजेनेसिस हो रहा है। दूसरा बात करें हार्मोनल इफेक्ट, जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हीट का प्रोडक्शन करते हैं। देखिएगा हेडिंग डालिएगा सेकेंड नंबर हार्मोनल इफेक्ट्स। हार्मोनल इफेक्ट्स, हार्मोनल इफेक्ट्स के अंदर क्या रहेगा, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। दूसरा है थायराइड, थायराइड्स, और नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनको ये जो हार्मोन होते हैं इसको बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और इसके द्वारा क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा जिन पर्सन को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको क्या लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये है कि उसका थायराइड क्या है, वो एक्टिव ज़्यादा है, अलर्ट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिएगा तो हीट का प्रोडक्शन होता है दो कंडीशन के अंदर होगा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, दूसरा होगा हार्मोनल इफेक्ट। और हार्मोनल इफेक्ट के अंदर भी कौन से हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, मेडुला से, मेडुला से। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल के साथ में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब है कि हीट का जो लॉस हो रहा है वो किसके द्वारा होता है। हेडिंग डालिएगा थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। समझ में आ रहा है सब लोगों को। थर्मोलाइसिस थ्रू द स्किन है ना। थर्मोलाइसिस के द्वारा कैसे होगा, थ्रू द स्किन, स्किन के द्वारा, स्किन के द्वारा हीट का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो स्किन के अंदर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कंडीशन होती है वो होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जैसे इसके अंदर हीट थ्रू द स्किन, स्किन के द्वारा जो हीट का लॉस होता है तो सबसे पहले रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा। दूसरा है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तीसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। चौथे नंबर पे है कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले रेडिएशन के द्वारा हीट का लॉस कैसे होगा, इवेपोरेशन के द्वारा हीट का लॉस कैसे होगा, कन्वेक्शन के द्वारा हीट का लॉस कैसे होगा, और कंडक्शन के द्वारा हीट का लॉस कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रेडिएशन। सबसे पहले हेडिंग डालिए रेडिएशन, कि रेडिएशन के द्वारा हीट का जो लॉस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है ना, मैंने प्रोडक्शन बोला था क्या, तो वहां पे आप बोल देना हीट का लॉस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हीट का लॉस बाय द रेडिएशन। देखिएगा, डालिएगा रेडिएशन, रेडिएशन। देखिए इसमें देखिएगा रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा
ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा क्या है, हीट का क्या है, ट्रांसफर हो रहा है वेव फ्रॉम अनकवर्ड सरफेस बाय रेडिएशन टू सरफेस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बिना कॉन्टैक्ट से जो अनकवर्ड सरफेस एरिया है वहां से हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यदि मैं कहूँ रेडिएशन की बात करें, सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम में अपने रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं, किसी कारणवश से रजाई या कंबल वहां से हट जाता है और वो सरफेस जो अपन की बॉडी की जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो अनकवर्ड हो जाती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अनकवर्ड सरफेस, तो अनकवर्ड सरफेस है वो कवर नहीं है, वो अनकवर्ड हो गया है और अनकवर्ड होने की वजह से हीट का क्या होगा, लॉस होगा और अपन को क्या लगने लग जाती है, ठंड लग जाती है। क्या होगा, रेडिएशन के द्वारा जो हीट लॉस हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हीट का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा फ्रॉम अनकवर्ड सरफेस बाय रेडिएशन टू सरफेस ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि जैसे अपने स्पंजिंग करते हैं, बाथ स्पंज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपना कपड़ा है उससे पानी से पोंछते हैं। जैसे बुखार लगता है पेशेंट को, तो उसमें क्या करते हैं कि ठंडी पट्टी करते हैं, तो ठंडी पट्टी करेंगे तो उसमें पूरा शरीर पे ऊपर क्या करेंगे, अपन पोसा टाइप लगाते हैं, तो ये कवर्ड वाला हो गया, ये टच किया हुआ होगा। बट रेडिएशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट। ये ध्यान रखना है, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इसके अंदर रजाई वाला उदाहरण ध्यान रखना है, रजाई वाला उदाहरण ध्यान रखना है कि रात को हम सोए हुए हैं और रजाई ओढ़ी हुई थी, कंबल ओढ़ा हुआ था और कंबल क्या हो गया है, हट गया है और हटने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिना कॉन्टैक्ट लॉस हो रहा है। क्या कहलाता है, रेडिएशन के द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ 60% ऑफ बॉडी बाय दिस मेथड, है ना। लॉस ऑफ हीट यहाँ पे लिख दीजिएगा, लॉस ऑफ हीट मतलब 60% हीट का जो लॉस होगा वो किसके द्वारा होगा, रेडिएशन के द्वारा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रेडिएशन के द्वारा हीट का लॉस होगा, कितना परसेंट होगा, 60% होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इवेपोरेशन की। दूसरा नंबर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब आप जानते हो भाप, है ना। इवे मतलब वेपर या भाप, तो भाप के द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा है, देखिएगा इसके अंदर लिखिएगा सबस्टेंस इन लिक्विड स्टेट in change, liquid state in change किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू वेपर, मतलब भाप के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर लिखिएगा 22% हीट लॉस बाय इवेपोरेशन के द्वारा कितना परसेंट होगा, 22% होगा। देखिएगा डेफिनेशन है सबस्टेंस इन लिक्विड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट से स्टेट इन चेंज किसके अंदर हो जाता है, भाप के रूप में, वेपर के रूप में, तो उसके अंदर जो इस प्रकार का जो हीट का लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन के द्वारा हीट का लॉस होता है, कितना परसेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो कितना परसेंट होगा, 22% होगा। अब देखिएगा बॉडी के अंदर भाप कैसे बनेगी। जैसे अपन रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ब्रीथिंग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो लेते हैं तो वो सूखी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद में वहाँ के जो लंग्स के पास में कांटेक्ट में आएगी और जब इनहेल करते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं तो वो ठंडी हवा जाती है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू जो जाता है, उसके थ्रू जो जाएगी,
जब ऑक्सीजन जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में और उसके बाद में भाप के रूप में बाहर जाएगी, तो उसके द्वारा हीट का लॉस होता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और आपने देखा होगा 1 ग्राम जो वाटर 1 ग्राम वाटर है उसके अंदर कितना कैलोरी हीट का लॉस होता है? 580 कैलोरीज ऑफ हीट, ठीक है ना। 1 ग्राम वाटर होता है, उसकी वजह से कितना हीट लॉस होगा? 580 कैलोरीज ऑफ हीट का क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको ध्यान रखना है इवेपोरेशन मतलब कि लिक्विड है वो एक वेपर या भाप के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है और उसके निकलने से 22% हीट का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। और तीसरा पढ़ते हैं अपन कन्वेक्शन, है ना। कंडक्शन और कन्वेक्शन ये अपन पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। पहले वाला है रजाई वाला, याद रखना। दूसरा वाला पोर्शन है उसके अंदर लिक्विड चेंज इन द वेपर या भाप के रूप में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटरी, अच्छे से लिख लीजिएगा, सर्कुलेटरी जो एयर है उसके द्वारा जो हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटरी एयर, ठीक है। इसके द्वारा जो हीट का लॉस होगा, हीट लॉस कितना परसेंट होगा? 15% हीट का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द सर्कुलेटरी एयर, जैसे पेशेंट है, बैठा है और उसमें हवा है, जैसे पंखे की हवा से है ना, तो उस हवा की वजह से, सर्कुलेटरी एयर की वजह से जो हीट का लॉस होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्शन के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द substance of contact। ठीक है, इसके द्वारा हीट का जो लॉस होता है वो कितना परसेंट होगा? दूसरा लिखिए हीट लॉस यहाँ पे लिखिएगा 3% बाय दिस मेथड। इसके द्वारा हीट का लॉस कितना होता है? 3% हीट का लॉस होता है। कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे अपन बॉडी के अंदर स्पंज करते हैं, है ना, तो स्पंज करते हैं या ठंडी पट्टी करते हैं, तो या आइस से जो पोसा लगाते हैं, जैसे कि कपड़ा ले लिया, ठीक है ना। जैसे बुखार के अंदर क्या करते हैं, तो बुखार के अंदर क्या करते हैं कि ठंडी पट्टियां करते हैं, तो उसके क्या होता है कि ये इसको कपड़े को भिजो देते हैं और भिजोने के बाद में पूरा शरीर को पोंछ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट आए हैं, अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, टच हुआ है, और उसकी वजह से जो हीट का लॉस होता है, गर्म ठंडा हीट अपने पोसा लगाएंगे तो उसकी वजह से हीट का क्या होगा? लॉस होगा, और बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द सबस्टेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट, है ना। तो इसमें क्या करें कि ठंडी
पट्टियां कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट का लॉस होता है, और इस मेथड से जो हीट का लॉस होगा वो 3% होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, देखिएगा, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और रेडिएशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि कौन सा मेथड से कैसे हीट का लॉस हो रहा है, उसको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से कितना परसेंटेज हीट का लॉस हो रहा है, ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। क्वेश्चन देखो, रेडिएशन, दूसरा इवेपोरेशन, तीसरा कन्वेक्शन, चौथे नंबर पे है कंडक्शन। अब कंफ्यूजन हो जाओगे आप। रेडिएशन के अंदर है अनकवर्ड एरिया के द्वारा, इसके अंदर मैंने आपको कंबल लिखवाया था। मान लीजिए एक सर्दी के अंदर कंबल है ना, कंबल ओढ़ के सोए हैं और वो हट जाता है तो वह हीट का लॉस होता है अनकवर्ड से। इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा कि लिक्विड है वो चेंज हो जाएगी वेपर के अंदर भाप के रूप में या कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हीट का लॉस होता है। कन्वेक्शन, सर्कुलेटरी एयर है ना, जैसे फैन, इसके अंदर फैन हो जाएगा, पंखा हो जाएगा। और उसके बाद में कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, इस दोनों के अंदर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, कन्वेक्शन और कंडक्शन। तो इसके अंदर देखिएगा, इसके कंडक्शन के अंदर यहाँ पे देखो डी आया हुआ है, डी का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, अब नहीं भूलोगे, डायरेक्ट, डी का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसके अंदर ध्यान रखना कंडक्शन और कन्वेक्शन, एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इसके कन्वेक्शन का मतलब है सर्कुलेटरी एयर के द्वारा हीट का लॉस होना। कंडक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे ठंडी पट्टियां करते हैं है ना, कोल्ड स्पंज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हीट का लॉस हो रहा है, कंडक्शन कहलाएगा। डी आया है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, कंडक्शन कहलाएगा। परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके अंदर 60%, इसके अंदर 22%, इसके अंदर 50% और इसके अंदर 3% ये रहेगा। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सबसे ज्यादा कौन से मेथड से हीट का लॉस हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा, या क्वेश्चन ऐसे आएगा सर्कुलेटरी एयर के द्वारा हीट का लॉस हो रहा है, उस मेथड को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, या डायरेक्ट कांटेक्ट है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोल्ड स्पंज कर रहे हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर जो हीट का लॉस हो रहा है कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट वाला होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको हर तरह से क्या रहना है, रेडी रहना है। आपके एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी आपको क्या रहना है, रेडी रहना होगा, तैयार रहना होगा। समझ गए? देखिएगा, उसके बाद में है किडनी के द्वारा जो हीट लॉस होता है वो 500 ml पर डे, 500 ml पर डे, जैसे यूरिन के रूप में जो जाता है तो 500 ml पर डे, तो यूरिन के रूप में जो यूरिन जाता है तो उस यूरिन के थ्रू भी क्या होगा, हीट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो किडनी के द्वारा हीट का लॉस हो रहा है वो 500 ml पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स के द्वारा 300 ml पर डे फ्लूइड लॉस है, 300 ml पर डे, इसमें फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस के द्वारा हीट लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा 150 ml पर डे हीट का लॉस होता है। तो ये कुछ हीट का लॉस हो रहा है जिसके अंदर किडनी के द्वारा हीट का लॉस होता है और लंग्स के द्वारा हीट का लॉस होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा भी हीट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो
तो 1500 ml किडनी के द्वारा फ्लूइड है वो लॉस होता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो उसकी वजह से हीट का लॉस होगा। लंग्स के द्वारा पर डे 300 ml फ्लूइड का लॉस होगा, और इसे लंग्स से 300 फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसके द्वारा हीट का भी लॉस होगा। उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसके अंदर 150 ml फ्लूइड का लॉस होता है और जिसकी वजह से भी हीट का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हेडिंग डालिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक्जिला से लेते हैं तो कितना होगा, ओरल, और दूसरा है रेक्टल, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेने का जो प्लेसमेंट है या साइट है, तो एक तो है ओरल रूट से, माउथ से, दूसरा है रेक्टम से, तीसरा है एक्जिला से, चौथा है वेजाइनस से, और पांचवा है ग्रोइन एरिया से, है ना। तो ग्रोइन एरिया से भी ले सकते हैं। तो टेम्परेचर लेने की जगह है एक तो ओरल, दूसरा है रेक्टल, तीसरा है एक्जिला, तीसरा है वेजाइना, और उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रोइन वाला एरिया से, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉडी का टेम्परेचर अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो टेम्परेचर लेते हैं वो एक्जिला रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं और रेक्टल रूट से लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो छोटे बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर लेते हैं वो कौन से रूट से लेते हैं, रेक्टल रूट से लेते हैं, और जो कॉमन रूट है वो अपने ओरल रूट और एक्जिला रूट होते हैं, ठीक है। तो एक्जिला से जो टेम्परेचर लेते हैं तो उसके द्वारा जो नॉर्मल वैल्यू आएगी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके अंदर ओरल के द्वारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टल के द्वारा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तो फ़ारेनहाइट के अंदर हो गया। यदि सेल्सियस के अंदर बात करें तो सेल्सियस के अंदर कितना होगा, 36.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अंदर है 37 डिग्री सेल्सियस, और 99 को बोलेंगे 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों के अंदर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसके अंदर एक्जिला से, ओरल से और रेक्टल रूट से लेते हैं, तो इसके अंदर देखो एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसके अंदर एक प्लस हुआ, इसके अंदर एक प्लस हुआ। ये आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझना होगा। पहले आप ऐसे लिखिए सीक्वेंस में, इसके बाद में एक एक आप उसको बढ़ा दीजिएगा। तो ये जो टोरल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्जिला से लेते हैं तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 कहलाएगा। यदि ओरल रूट से ले रहे हैं तो नॉर्मल कितना कहलाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या रेक्टल रूट से ले रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, ठीक है। सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, और वो वीडियो के अंदर जाकर के आप, यदि नहीं देखा है वीडियो तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा, और उसका सेल्सियस के अंदर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। अब क्वेश्चन यहां से ऐसे आता है कि एक्जिला का टेम्परेचर रेक्टल के टेम्परेचर से कितना कम होता है, एक्जिला का टेम्परेचर रेक्टल के टेम्परेचर से कितना कम होता है। तो रेक्टल के टेम्परेचर से एक्जिला का टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 99 है, ये 97 है। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेक्टल का टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से कितना कम, ज़्यादा है ना। रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। रेक्टल का टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, ओरल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, 1 डिग्री ज़्यादा है, 98 है, ये 99 है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको प्रीवियस क्रैश कोर्स क्लास के अंदर भी आपको बताया है कि कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन आपके यहां से आएगा, थोड़ा घुमा के देगा कि कितना कम होता है कितना ज्यादा होगा। ये आपको यदि रेंज आपको अच्छे से मालूम है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको सही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे असेसमेंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, असेसमेंट ऑफ, हेडिंग डालिएगा, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा करते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा। थर्मोमीटर के द्वारा मैंने हॉस्पिटल इक्विपमेंट वाले पोर्शन के अंदर भी थर्मोमीटर का वीडियो डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि थर्मोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट को कैसे क्लीन करते हैं, तो ये सारी बातें उसके अंदर दी गई है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो थर्मोमीटर के अंदर हॉस्पिटल इक्विपमेंट में जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा असेसमेंट करते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा असेसमेंट करते हैं। टाइप्स की बात करें थर्मोमीटर के अंदर तो एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को बोलते हैं ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास मरकरी, यहां पे लिख लीजिएगा, ग्लास मरकरी थर्मोमीटर। दूसरा है डिस्पोजल थर्मोमीटर। तीसरा है टिम्पेनिक थर्मोमीटर। उसके बाद में है गैस थर्मोमीटर भी आता है थर्मोमीटर, और उसके बाद में है रेक्टल थर्मोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। बहुत सारे वेरिएशन के अंदर आते हैं, बट हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की खासियत यह है कि इसके अंदर वो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर 35 से लेकर के 43.3 डिग्री सेल्सियस तक, या 95 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या है, या कहां से कहां तक थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सेल्सियस के अंदर बात करें तो 35 से लेकर के 43.3 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसके अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर है। अब देखिएगा, तो ये आपके जो थर्मोमीटर वाला पोर्शन है वो मैंने आपको YouTube में जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट है वहाँ पे आपको बता दिया है। बट अभी अपन बात करते हैं कुछ बेसिक थर्मोमीटर के बारे में, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को लेने का क्या प्रोसीजर है। जैसे मैंने आपको मेथड बताया है कि बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए एक ओरल रूट से लेंगे, रेक्टल रूट से लेंगे, एक्सिलर रूट से लेंगे, वेजाइनल रूट से ले सकते हैं, और एक ग्रोइन एरिया से भी टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोसीजर के अंदर अपन सारा बात पढ़ेंगे कि क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक है, और थर्मोमीटर को कैसे यूज करते टाइम में उसका क्या ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर हेडिंग डालिएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। मैंने रेंज थर्मोमीटर जिसके अंदर रेंज बता दी थी कि कहाँ से कहाँ तक
मेजर कर सकते हैं 35 से लेकर के 43.3 डिग्री सेल्सियस या 95 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर क्या होती है, रेंज होती है। इतना अपने मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि थर्मोमीटर होता है, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर एक तो होता है ओरल थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर रहेगा। दूसरा रहेगा रेक्टल थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये जो थर्मोमीटर है वो क्या करेंगे कि माउथ के द्वारा लिया जाता है, और रेक्टल थर्मोमीटर मतलब इसका टेम्परेचर रेक्टल रूट से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग है, ओरल थर्मोमीटर अलग है, रेक्टल थर्मोमीटर अलग है। इसको कैसे पहचान करेंगे, तो उसके लिए इसका जो बल्ब होता है, बल्ब मतलब थर्मोमीटर है, मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर के आगे वाला जो एक पार्ट होता है, देखो आगे ऐसा पार्ट होगा जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। इस वाले जो पार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बल्ब एरिया होता है। और इसके अंदर क्या होगा कि मरकरी होती है, ठीक है। दूसरा है कि ये वाला, इसके बाद में ये वाला पार्ट है उसको बोलेंगे स्टीम, है ना, स्टीम। तो थर्मोमीटर के अंदर दो पार्ट होगा। जैसे यदि मैं कहूं कि ये थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर के अंदर ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बल्ब कहलाएगा, और उसके बाद में इधर वाला जो पार्ट है वो स्टीम पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर को पहचानने के लिए इसका जो बल्ब वाला एरिया होता है वो ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, ये होगा लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होगा। और इसके अंदर क्या बल्ब वाला जो पार्ट होगा वो होगा थिक एंड शॉर्ट बल्ब। समझ में आ गया। तो देखिएगा ये थर्मोमीटर है, ये दोनों थर्मोमीटर है। इन दोनों थर्मोमीटर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये वाला तो ये थर्मोमीटर है। एक तो देखो, ये देखो सिलेंडरी वाला पार्ट है और ये क्या है, लॉन्ग पार्ट है। दूसरा है कि ये वाला जो पार्ट होता है वो शॉर्ट होगा और क्या होगा, थिक होगा, है ना, थोड़ा मोटा होगा, और ये होगा पतला होगा, ठीक है ना। तो उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। पहचानने का तरीका कि एक के अंदर जो ये लॉन्ग पार्ट होगा बल्ब का और इसके अंदर शॉर्ट पार्ट होगा, ठीक है। ये थिन होगा, ये थिक होगा और ये थिन होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। आप हॉस्पिटल के अंदर या जो इमेज के अंदर देखोगे कि ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर के अंदर डिफरेंस क्या है, इमेज में जाकर के देखोगे तब मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद में है स्टीम कंटेनिंग ग्रेडिंग, स्टीम कंटेनिंग ग्रेडिंग ING। तो इसके अंदर तो मैंने आपको लिखा दिया है 35 से लेकर के 43.3 डिग्री सेल्सियस या 95 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो स्टीम कंटेनिंग ग्रेडिंग मतलब ये इसके अंदर जो ग्रेडिंग वाला होता है कि कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट करते हैं वो वाला हो गया। इसके अंदर या यूज क्या करते हैं, यूज लिक्विड सिल्वरी appearance सिल्वरी appearance मेटल। इसके अंदर सिल्वरी मेटल, और मेटल कौन सा है, मरकरी MURKERY मरकरी। जो मरकरी जो पारा बोलते हैं ना, पारा
वो पारा यूज कर रहे हैं। और पारा का कलर कैसा होता है? सिल्वरी अपीयरेंस, मतलब चांदी जैसी सफेद होती है, और वो सफेद क्या होगा? लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है ना। तो जो बल्ब या थर्मोमीटर के अंदर एक क्या यूज करते हैं? लिक्विड सिल्वरी अपीयरेंस मेटल, मतलब मरकरी यूज करते हैं, पारा यूज करते हैं। पारा कैसा होगा? सिल्वरी कलर का होगा, और वो कैसे देखने को मिलता है? लिक्विड के तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये मरकरी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज BECAUSE बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है ना। जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर होगा, मरकरी क्या होगी? ऊपर आगे की ओर बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए मरकरी का यूज किया जाता है। तो आप क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि जो थर्मोमीटर के अंदर जो क्या यूज करते हैं? तो मरकरी यूज करते हैं। मरकरी का कलर कैसे होगा? सिल्वरी अपीयरेंस की तरफ देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन ये होगा कि यदि मरकरी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हीट के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव होती है ना। हीट के प्रति सेंसिटिव होती है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थर्मोमीटर से रिलेटेड बातें थी। अब देखिएगा थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं, मतलब थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं। डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं उसके द्वारा डिसइंफेक्टेंट करते हैं। मतलब जैसे यूज कर लिया, थर्मोमीटर को यूज किया, और यूज करने के बाद में कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? यूज सॉल्यूशन तो यूज सॉल्यूशन थर्मोमीटर के लिए कौन सा यूज सॉल्यूशन यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे सेवलॉन, दूसरा है लाइसॉल, उसके बाद में है डिटॉल। तो इसके अंदर थर्मोमीटर को रखते हैं। इसका जो रेशियो की बात करें तो 120 होता है, इसका रेशियो होता है 140, और इसका भी रेशियो होगा 140। ये इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या रखते हैं? थर्मोमीटर को रखते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, है ना, कि इसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक ग्लास का बोतल होता है, उस ग्लास के बोतल के अंदर क्या करते हैं? थर्मोमीटर को अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर जो ग्लास के अंदर जो लिक्विड रहेगा, वो लिक्विड रहेगा सेवलॉन, लाइसॉल और डिटॉल, और इनका जो रेशियो रहेगा ये इतना % रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसके अंदर यहाँ पे जैसे ये थर्मोमीटर रख दिया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या डालते हैं? नीचे कॉटन डाल देते हैं, ताकि उस ग्लास के अंदर रखें तो क्या है कि वो टूटेगा नहीं। और उसके अंदर क्या भर देते हैं? सेवलॉन है, लाइसॉल है या डिटॉल भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको थर्मोमीटर है, उसको क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्लीन किससे नहीं करना चाहिए? अवॉइड थर्मोमीटर को गर्म पानी से क्या नहीं करना चाहिए? क्लीन नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अवॉइड थर्मोमीटर वॉशिंग विथ हॉट वाटर टू प्रिवेंट ब्रेकेज, ठीक है। अवॉइड थर्मोमीटर वॉशिंग विथ हॉट वाटर टू प्रिवेंट ब्रेकेज का मतलब टूटना। यदि गर्म पानी से थर्मोमीटर को क्लीन कर रहे हैं, धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? टूटने के चांस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर टूट गया है, ऑन ब्रेकिंग ऑफ थर्मोमीटर तो उस कंडीशन के अंदर व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ
नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी, या उसको कैसे, उसको जो टूटा हुआ है उसको मतलब कैसे लेंगे, है ना, या कैसे डिस्पोजल करेंगे, कैसे उसको डिस्पोजल करेंगे। अब देखिएगा मैंने क्या बोला है कि यदि थर्मोमीटर टूट जाता है किसी कारण से, जैसे अपने यूज कर रहे हैं तो हाथ से छूट गया, गिर गया, तो उसके अंदर क्या होगा, मरकरी होगी, और मरकरी एक ऐसी चीज है कि अपन के हाथ के ऊपर टच हो गया तो अपन को कभी भी कैंसर हो सकता है। तो मरकरी बहुत तेज होती है, बहुत हीट के प्रति सेंसिटिव होती है, तो अपन को डायरेक्ट जैसे टूट गया है तो उस टूटने के बाद में अपन को उसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा या कैसे पैकिंग करते हैं उसके बारे में देखिए। देखिएगा ब्रेकेज की कंडीशन के अंदर थर्मोमीटर टूट जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा, पिकअप द मरकरी बाय आई ड्रॉपर। देखिएगा ये हॉस्पिटल के अंदर आमतौर पर होता है, तो इसके अंदर अपन को टच नहीं करना है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे क्या करना होगा कि आई ड्रॉपर आता है, उस आई ड्रॉपर से क्या करना है, मरकरी को पिकअप करना है, उसमें लेना है, ठीक है। सील, और लेने के बाद में सील इन प्लास्टिक जिपर बैग, इसकी किसके अंदर सील करना है, प्लास्टिक जिपर बैग के अंदर क्या करना है, उसको सील करना है, बंद करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, देन इन सेकेंड बैग, तो सबसे पहले क्या किया कि मरकरी को आई ड्रॉपर से पिकअप किया, पिकअप करने के बाद में सील इन द प्लास्टिक जिपर बैग, उसके अंदर पैक किया, और उसके बाद में करने के बाद में सेकंड बैग के अंदर लेंगे, ऐसा जिपर बैग और सेकंड बैग लेंगे, सेकंड बैग लेने के बाद में देन इन द थर्ड बैग, उसके बाद में थर्ड बैग के अंदर लेंगे, और थर्ड बैग पे लेने के बाद में देन लास्टली इन प्लास्टिक वाइड माउथ सील्ड कंटेनर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जिपर, ये जिपर वाली प्लास्टिक बैग में ले लिया, उसके बाद में इसके बाद में सेकंड वाली प्लास्टिक बैग में लिया, उसके बाद में थर्ड बैग में वापस थर्ड बैग में लिया, और थर्ड बैग में लेने के बाद में एक प्लास्टिक का बॉक्स आएगा वाइड माउथ वाला, है ना, उस वाइड माउथ वाला प्लास्टिक का जो कंटेनर आएगा, और उस कंटेनर के अंदर लेने के बाद में क्या करना है, उसके अंदर नाम लिख देना है, कितने बजे हुआ है, कौन सा टाइप का थर्मोमीटर था और कौन सी मरकरी है, वो पैक करने के बाद में उसको रखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हाथ के कांटेक्ट में नहीं रखना है, क्योंकि मरकरी क्या कॉज करती है, कैंसर कॉज करती है, ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कल से अपन थोड़ा रखेंगे, और कल बॉडी टेम्परेचर का प्रोसीजर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल का जो क्लास रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल का क्लास करना बहुत ज़रूरी है, और आज का जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई हैव होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको कोई भी क्वेश्चन का कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप वहाँ पे कमेंट्स में जा करके वहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, तो उसका जवाब मैं जैसे ही कमेंट्स में देखूंगा तो वहाँ से आपको दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।